हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में बताओ प्यारे दोस्तों कि आप कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे इस स्मार्ट क्लासेज जोधपुर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन से हमारी जो BSTC और PTT के लिए जो मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हम लोग चला रहे थे, वो 2-3 दिन से बंद थी क्योंकि कोई आवश्यक काम था, तो मैं नहीं डाल सका। लेकिन अब हम फिर से वापस आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आ गए हैं। तो दोस्तों, आज हमारी इस सीरीज़ को फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप PTT का या किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लेना जिसमें राजस्थान GK आ रहा है, तो दोस्तों इसी में से प्रश्न आए हुए होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम तक का जितना भी हमारा वीडियोस, जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, मैं एक प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ रिवीजन भी करूं। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग ला रहे हैं, उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में पुट अप होंगे। देख लेना दोस्तों, इन क्वेश्चंस को समझ लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको बहुत एनर्जी देगा, जो आपकी अपने आप को मजबूत बनाएगा। चलिए, क्या कह रहा है? या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ। क्या मेरे दोस्तों? या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। क्या मेरे दोस्तों? या तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ, वरना जो दूसरे लोग हैं ना, जो कमठा वाले, वो उनके कमठे की जर्नी में, है ना, उन अपने काम की जर्नी में आपको शामिल कर देंगे। ठीक है ना, इसलिए आप अपनी जर्नी में लग जाओ, यही बेहतर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब लगातार आने चाहिए, ठीक है ना, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों का GK कितना बेस्ट है ना। चलिए करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। पहला प्रश्न, भील ग्रासिया जनजाति में दापा शब्द का जो दापा होता है, इसका क्या अर्थ है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। भील ग्रासिया जो जनजाति होती है, उसमें दापा का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन देखिए प्यारे दोस्तों, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, पहला ऑप्शन। दूसरा, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना। तीसरा ऑप्शन, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना। चौथा ऑप्शन, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, दापा का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, दापा का मतलब ये होता है, जो भील ग्रासिया जनजाति होती है, वो क्या करती, कन्या पक्ष जो होता है उसका, वो वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेता है, उसे ही तो क्या कहते हैं, दापा कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना ही क्या है, आपका दापा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। क्या कह रहा है? दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का अर्थ क्या है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। जो दक्षिणी राजस्थान की जो जनजातियां हैं, उसमें जो एक शब्द मिलेगा बडालिया, इसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा। तीसरा ऑप्शन, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण है, या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। क्या करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। तो दोस्तों, क्या होता है, जब किसी का विवाह होता है
तब उस समय एक कन्या पक्ष होता है, यानी कि एक लड़की के घर वाले होते हैं और एक लड़के के घर वाले होते हैं। इन दोनों के बीच, इन दोनों को मिलाने का काम, इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने वाला जो प्रश्न होता है उसे ही तो क्या कहते हैं, बडालिया कहते हैं। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कि दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को हम बडालिया कहेंगे। दोस्तों बात को समझिए, जैसे मान के चलिए आपकी शादी है तो आपके लिए लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं, तो लड़का देख रहे हैं तो जो आपका परिवार और एक जो अनजान परिवार होगा जिसकी लड़की होगी, उन दोनों को मिलाने का काम करेगा, उसे कहेंगे बडालिया। दोस्तों ये मुख्यतः यहाँ तो फूफा होता है, यहाँ कोई मामा वगैरह होता है ना, क्योंकि फूफा मामा ये लोग यही करवाते हैं। दोस्तों आपको तो, आप गांव से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर लोग तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, जो हमारे फूफा होते हैं या हमारे मामा होते हैं वही तो हमारे लगभग विवाह करवाते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज का तो सिस्टम होता ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेहताणा प्रथा के संबंध में, क्या दोस्तों मेहताणा प्रथा प्रथा है, इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन थोड़े से उल्टे ऐसे रख दिए। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, है ना। दूसरा, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे की मौत के घाट उतारना, है ना। तीसरा, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनर्जीवित होने की मान्यता। और चौथा ऑप्शन है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। क्या होगा दोस्तों? इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मेहताणा प्रथा का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जब संदिग्ध मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूला जाता है। ये इसी प्रथा को कहते हैं मेहताणा प्रथा या मेहताणा प्रथा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। सीताबाड़ी में, कहाँ पर? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बताइए मेरे दोस्तों। सीताबाड़ी आपने सुना होगा, यहाँ पर कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? पहला ऑप्शन ग्रासिया, दूसरा भील मीणा, तीसरा सहरिया और चौथा ऑप्शन हमारा कालबेलिया। क्या वहाँ पर दोस्तों सीताबाड़ी में एक जनजाति है सहरिया? कौन सी जनजाति है? सहरिया। और इसी सहरिया जनजाति से संबंधित यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? सीताबाड़ी के अंदर। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सहरिया जनजाति। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरा उत्खनन, क्या दोस्तों? पुरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल ये क्रमशः कौन कौन से जिलों में है? बताइए। बागोर और नाडोल कहाँ पर है? पहला ऑप्शन पाली जालोर, यहाँ बीकानेर एवं पाली, यहाँ भीलवाड़ा एवं पाली, यहाँ अलवर एवं भीलवाड़ा। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? बताइए दोस्तों। बागोर जो है ये तो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर है ये बागोर, भीलवाड़ा। और जो नाडोल है ये तो सीधा सा है, पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पाली के अंदर है। तो पहला जो भीलवाड़ा और ये पाली, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बागोर होगी भीलवाड़ा और नाडोल होगी पाली के अंदर। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बताइए कौन सी नदी है जो गणेश्वर सभ्यता है ना। यहाँ पे यूं कहें गणेश्वर जो स्थान है वहाँ पर ताम्रयुगीन जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं? कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, ये पहला ऑप्शन कांटली, दूसरा लूणी नदी, तीसरा संबल नदी और चौथा बनास नदी। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर? कांटली नदी के किनारे तो है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांटली नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। बेराट में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बेराट के अंदर बेराट सभ्यता है। पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वे किस काल से संबंधित है?
कौन सा काल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा मध्य काल और चौथा उत्तर गुप्त काल। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, विराट को कहते हैं विराट नगर। कौन सा नगर? विराट नगर। और ये है कहाँ पर? जयपुर के अंदर ही तो है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ? जयपुर के अंदर। और दोस्तों जब हमने, अगर आपने कहीं सभ्यता पढ़ी हो तो याद करो विराट की सभ्यता, और यहाँ पर दोस्तों मिले हैं मौर्य काल के अवशेष। कौन से काल के? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी मिले हैं, है ना। कौन से मंदिर मिले हैं? बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप मिले हैं, है ना। और यहाँ पर अशोक, जो मौर्य सम्राट था अशोक, उनसे संबंधित कई शिलालेख भी मिले हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मौर्य काल के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? पहला ऑप्शन तिलवाड़ा, दूसरा बालोतरा, तीसरा आहोर और चौथा कालीबंगा। दोस्तों जब सभ्यता पढ़ते हैं तो हम सबसे हमारी प्राचीन सभ्यता है वो पढ़ते हैं कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये है कहाँ पर? तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। अगर माय डियर, अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना सरस्वती नदी के किनारे हैं। और सरस्वती नदी का ही वर्तमान नाम मिलेगा आपको घगर, या घगर नदी भी कहते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रमश सही युग्म कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि हल्दी घाटी कहाँ पर है और खानवा जो कहाँ है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ये दोनों युद्ध हुए थे, हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध। ये है कहाँ पर? पहला ऑप्शन उदयपुर एवं धौलपुर, दूसरा राजसमंद एवं भरतपुर, या चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर, या राजसमंद एवं करौली। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये है आपका हल्दी घाटी। तो दोस्तों अभी हमने एक और पहले एक जो हमारा सेशन था उसी में हमने डिस्कस किया था हल्दी घाटी कहाँ पर है। तो हल्दी घाटी तो आपका है राजसमंद के अंदर, और जो खानवा है ये है भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। देखिए, राणा कुंभा द्वारा निर्मित असलगढ़ का किला किस स्थान पर है? बताइए प्यारे दोस्तों, जो राणा कुंभा ने निर्मित किया था असलगढ़ का किला, ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन पाली, दूसरा आहार, तीसरा सिवाना और चौथा माउंट आबू। दोस्तों कहते हैं कि इस जो महाराणा कुंभा थे, इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, और एक असलगढ़ का जो किला बनवाया था, ये कहाँ पर बनवाया था? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बनवाया था माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर बनाया था? माउंट आबू के अंदर। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंट आबू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राणा पूंजा। दोस्तों याद करो, राणा पूंजा नाम सुना होगा, किस राजा के सेनापति थे? दोस्तों ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसी युद्ध में इनका ये शहीद भी हो गए थे। तो इस पहला ऑप्शन राणा सांगा, दूसरा ऑप्शन राणा कुंभा, तीसरा महाराणा प्रताप और चौथा पृथ्वीराज चौहान। तो क्या करेक्ट आंसर है? तो दोस्तों ये राणा पूंजा है, ये भील सेनापति थे, और ये किसके सेनापति थे? महाराणा प्रताप के। किसके? महाराणा प्रताप के। और इसने ही तो हल्दी घाटी का इनके ही नेतृत्व में युद्ध हुआ था। इनके सामने जो आया था मानसिंह आया था, है ना। मानसिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने हुए थे हल्दी घाटी में, और हल्दी घाटी आपसे पूछा अभी तो था राजसमंद के अंदर। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा, महाराणा प्रताप के सेनापति थे पूंजा जी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर का उल्लेख नहीं पाया जाता है? दोस्तों क्या पूछा? जौहर का उल्लेख नहीं पाया जाता, इस बात का ध्यान रखना। पहला ऑप्शन गागरोन, दूसरा रणथंबोर, तीसरा जालोर और चौथा सिरोही। बताइए कौन से दुर्ग में, यहाँ किस जगह
जौहर नहीं हुआ है ना। जौहर कहाँ पे नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिरोही के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ, सिरोही के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिरोही। अगला देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर, वहाँ पे मंदिर है बहुत सारे, वो कौन से राजवंश की देन है? पहला ऑप्शन राठौड़, दूसरा प्रतिहार, तीसरा गोहिलत और चौथा चौहान। बताइए कौन से राजवंश ने बनवाए? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ओसिया में जो मंदिर बने हुए हैं वो प्रतिहार राजवंश ने बनवाए थे, है ना। प्रतिहार राजवंश ने यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए। यहाँ पर एक संसिया माता का मंदिर है जो परमारों ने बनवाया था, ठीक है ना। तो मुख्यतः ये मंदिर किसने बनवाए? प्रतिहारों ने बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? कौन सी जो भू राजस्व व्यवस्था है वो राजा टोडरमल से संबंधित है? पहला बटाई, तीसरा जरीब, चौथा जब्ती और कनकट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो जब्ती व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, ये राजा टोडरमल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, उनका स्वर्गवास, दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा अजमेर और चौथा जोधपुर। बताइए कहाँ पर हुआ? दोस्तों इनका स्वर्गवास हुआ था अजमेर के अंदर। कहाँ पर हुआ? अजमेर के अंदर। एक्चुअली इससे पहले ये आए हुए थे कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। यहाँ कहाँ आए हुए थे? जोधपुर के अंदर आए हुए थे, है ना। जोधपुर में कोई कथा वथा करने आए थे, और जब कथा करने आए थे तो जोधपुर के जो महाराजा थे वो उनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था नन्ही जान। दोस्तों हर किसी को याद है कि अगर किसी ने ये पढ़ा हो, है ना, इनके स्वर्गवास या इनकी यात्रा या मारवाड़ का इतिहास पढ़ा हो, तो जो नन्ही जान थी महाराजा की प्रेमिका थी। इस नन्ही जान जो महाराजा की बहुत ज़्यादा प्रेमिका थी, मतलब बहुत ज़्यादा हमेशा इनके साथ रहती थी, है ना। ये आए थे हमारे जोधपुर में रायका बाग पर, तब जब महाराजा इनके स्वागत के लिए आए तब भी इनके साथ कौन आई थी? नन्ही जान आई थी, ठीक है ना। नन्ही जान हमेशा उनके साथ रहती थी। एक दिन नन्ही जान ने उनको मना कर दिया कि आपको कथा में नहीं जाना है। तो नन्ही जान ने कहा तो महाराजा कथा में गए नहीं। कथा में नहीं गए तो क्या हुआ कि उनका कोई सैनिक को भेजा था कथा में। तो दयानंद सरस्वती जी ने पूछा, भाई महाराजा आज कथा में ही नहीं आए, क्या कारण है? तो इन्होंने कह दिया कि महाराजा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो महाराजा की तबीयत ठीक नहीं है तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा, भाई हम भी चलेंगे, महाराजा को देख के आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये आए और सीधे सीधे आ गए, क्योंकि वहाँ पर तब कोई फ़ोन ऑन तो होता नहीं था कि राजा को इन्फॉर्मेशन दें कि भाई महाराज आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पर देखा तो नन्ही जान थी, वो झूले में बैठी थी और महाराजा उनको झुला रहे थे। तब महाराजा ने उनको कहा कि राजा साहब आप राजा हैं, आपके पास आप पूरी जनता हैं, जनता की भलाई का आपका काम है, और आप इस नन्ही जान के प्यार में पड़े हुए हो। तो ऐसा कहा। तब राजा ने कहा सॉरी, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने नन्ही जान को कहा अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो नन्ही जान को ये बात बहुत बुरी लगी और नन्ही जान ने रसोइये से, उनका जो रसोइया था उससे दूध में कांस डलवा करके लाए, और कांस डलवाने के बाद वो इन दयानंद जी को पिला दिए, और जिससे इनके शरीर में जहर उत्पन्न हो गया। और जब दयानंद जी सरस्वती को पता तो चल गया, लेकिन ये जोधपुर से ट्रेन के द्वारा ये चले गए कहाँ पर? अजमेर। और अजमेर जाते ही इनका देहांत हो गया था। तो इनकी कहानी वैसे मृत्यु का कारण, इनका जो स्वर्गवास हुआ उनका कारण यही है आपकी नन्ही जान। कौन है? नन्ही जान ने ही इनको कांस पिला करके मार दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। चलिए वैसे ये कहानी ऐसी बताइए आपको याद रहे, है ना। चलिए निम्न में से किस राजा के अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान
साप गुरु, है ना, राय रायन या दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। ये इतनी सारी किसकी उपाधियां रही है? पहला ऑप्शन राणा सांगा, दूसरा राणा रतन सिंह, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप। ये इतनी सारी ये जो उपाधियां हैं दोस्तों, ये किसकी उपाधियां? तो ध्यान रखना, ये दोस्तों उपाधियां महाराणा प्रताप की है। किसकी उपाधियां हैं? महाराणा प्रताप की है, ठीक है ना। कौन कौन सी उपाधियां? अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान कहा जाता था, चाप गुरु भी कहा जाता था, रायन कहा जाता था, दान गुरु भी इन्हें कहा जाता था। ये इतनी सारी उपाधियां इन्होंने धारण की हुई थी। तो ये कौन थे? महाराणा प्रताप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से रहा है या किस रियासत से है? किसका संबंध पूछ रहा है? सागरमल गोपा का जो संबंध है किस रियासत से है? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा हमारा किशनगढ़। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? तो दोस्तों जो सागरमल गोपा है इनका जो संबंध है वो किससे रहा है? इनका संबंध रहा है जैसलमेर रियासत से। किससे रहा है? जैसलमेर रियासत से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जिसे अपन जंतर मंत्र भी कहते हैं, निम्न में से किस शहर में नहीं है? दोस्तों आपने सवाई जयसिंह को पढ़ा हो, उनका इतिहास पढ़ा हो, तो इन्होंने कई सारी वेधशालाएं बनाई जिसको जंतर मंत्र कहा जाता है। वो कहाँ नहीं है? ये पूछ रहा है कहाँ नहीं है। पहला ऑप्शन दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या भोपाल। कहाँ पर नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये भोपाल में इन्होंने वेधशाला या जंतर मंत्र नहीं बनाया था। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा के द्वारा या गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा किया गया? जयपुर शहर को गुलाबी नगर कहते हैं या अपन इसको कहते हैं पिंक सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन प्रताप सिंह, दूसरा राम सिंह द्वितीय, तीसरा सवाई जय सिंह और चौथा ईश्वरी सिंह। बताइए किसने दोस्तों ये गुलाबी रंग करवाया था? किसने? राम सिंह द्वितीय ने। किसने? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय ने, है ना। वैसे ये गेरुआ रंग था लेकिन कालांतर में ये गुलाबी हो गया ना। वैसे कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि गेरुआ रंग को ही पिंक कहा जाता था तो पिंक सिटी हो गया, और पिंक को ही गुलाबी कहा जाता है तो ये गुलाबी नगर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? दोस्तों आपने सुना, मैंने आपको जब जिला दर्शन पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बात की थी। मानगढ़ धाम, यहाँ पर 1500 भीलों के ऊपर MBC मेवाड़ भील कौर ने गोलियां चलाई थी, जिससे 1500 भील मारे गए थे, है ना। उनका भीलों का सम्मेलन था और उसी कांड को, यानी कि मानगढ़ धाम के कांड को जलियांवाला बाग के नाम से फेमस हत्याकांड कहा जाता है। तो वो कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना दोस्तों, वो है बांसवाड़ा के अंदर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक मुस्लिम रियासत थी, उसका संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन अमीर खां पिंडारी, दूसरा गुलाब खां कायमखानी और नवाब मोहम्मद शाह और हसन खां मेवाती। कौन था टोंक का मुस्लिम रियासत का संस्थापक? कौन रहा है? तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, अमीर खां पिंडारी, ये मुस्लिम रियासत जो टोंक का संस्थापक रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। राजपूताना शब्द आपने नाम सुना होगा। इस राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? पहला ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1890 में विलियम बेंटले ने, या 1922 में सर जॉन ने, या 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। बताइए किसने किया था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? दोस्तों जो माउंट आबू का राजस्थान में विलय हुआ
उसमें एक किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है बताइए। पहला ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, दूसरा सिद्धराज डड्डा और गोकुलभाई भट्टा या विश्व मोहन भट्ट, किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिद्धराज जो डड्डा थे इनका महत्वपूर्ण योगदान था आबू को राजस्थान में विलय करवाने में, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिद्धराज जी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। क्या कह रहा है, 29 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पहला राजस्थान का पूछ रहा, भारत का नहीं पूछ रहा, इस बात का ध्यान रखना। पहला लाल बहादुर शास्त्री जी, गोकुलभाई भट्ट या हीरालाल शास्त्री या मथुरादास माथुर, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, हीरालाल शास्त्री थे, ये वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान या राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था। पहला दोस्तों नसीराबाद, दूसरा अजमेर या एरिनपुरा या आउवा, कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों याद करो 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तब आपको पता होगा। तो इसका नसीराबाद जो सावनी थी वहाँ से इसकी शुरुआत होती है ना। कहाँ से होती है, सबसे पहला भारत का नहीं पूछा हमने, ये हमने राजस्थान है, तो राजस्थान में कहाँ से हुआ था, नसीराबाद के अंदर, है ना। वैसे नसीराबाद है पे कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, सही नहीं है। पहला ऑप्शन भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तंत्र वाद्य यंत्र है। भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। अलगोजा एवं मोरशंख दोनों फूंक वाद्य यंत्र है या फूं वाद्य यंत्र है, बिल्कुल है। ढोलक नौबत नगाड़ा एवं संग थाप वाद्य यंत्र है, थाप है साहब है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को, नो 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 नो, ये गलत है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और करना को नहीं कहा जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत है, ये वाद्य यंत्रों के विषय में कथन सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरे ये ऑप्शन एक इधर कहाँ गया रे भाई, चलो कोई बात नहीं। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान इतिहास में बुक है ये वीर विनोद, इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना वीर विनोद के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन ये आपका सूर्यमल मिश्रण, दूसरा श्यामल दास या फिर गोविंद दान देता और चौथा ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों इस बुक के जो रचयिता है वो है श्यामल दास। कौन है, श्यामल दास। इसे ही बाद में इस बुक के लेखन के लिए कविराज या कवि राजा की उपाधि दी गई थी। कविराज या कवि राजा की उपाधि इन्हें दी गई थी, किन्हें, श्यामल दास, है ना। तो दूसरा ऑप्शन श्यामल दास जी ने लिखी थी वीर विनोद किताब, ये बहुत फेमस किताब है इसलिए ये पूछा जा सकता है, आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है। निम्न में से कौन जो राजस्थान के लोक देवता नहीं है। पहला ऑप्शन गोगा जी साहब है, बाबू जी ये भी है, रामदेव जी है और ये नामदेव जी। दोस्तों ये नामदेव जी है, रामदेव जी नहीं है। रामदेव जी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है, नामदेव जी। दोस्तों नामदेव जी तो हमारे यहाँ पर हुए ही नहीं है, नामदेव जी तो हमारे यहाँ पर हुए ही नहीं है, तो राजस्थान के लोक देवता ये नहीं है। तो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। दोस्तों एक ऊंट की खाल पर चित्रांकन है, ये किस शैली की विशेषता है बताओ मेरे। मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली या बीकानेर, किशनगढ़ या बीकानेर शैली, बताओ कौन सी शैली है, कौन सी शैली है, कौन सी शैली। दोस्तों ये बीकानेर, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या, बीकानेर करेक्ट आंसर है ना। चलिए तो बीकानेर शैली की ये विशेषता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिल्प शास्त्री मंडन कौन दोस्तों, मंडन
मंडन, ये बंदे का नाम है, ध्यान रखना। मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका एक रूप मंडल का संबंध किस विषय से है? दोस्तों ये मंडन था, इसने कई सारी किताबें लिखी थी, है ना। तो इसकी एक बुक है, इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है रूप मंडन, का संबंध किससे है? राज प्रसाद या मूर्तिकला या वास्तुकला या चित्रकला? बताइए क्या करेक्ट आंसर है, बताओ कमेंट सेक्शन में प्यारे दोस्तों। दोस्तों मंडन था ये राणा कुंभा, राणा कुंभा का क्या था? वास्तुकार, प्रसिद्ध वास्तुकार या प्रसिद्ध शिल्पी था, है ना। इनके निर्देशन में राणा कुंभा ने बहुत सारे दुर्ग भी बनवाए हैं और इन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। उसमें से इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है रूप मंडन। और ये किससे संबंधित है? ध्यान रखना, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों किससे संबंधित है? रूप मंडन किससे संबंधित रहा है? बताओ बताओ बताओ, क्या करेक्ट आंसर होगा कि रूप मंडल? ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का या जो हमारी आज की सीरीज है इसका लास्ट प्रश्न है। ये हमारे इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आपका आप फटाफट दे दीजिए कमेंट सेक्शन में कि जो रूप मंडन है इसका जो यूं बोले इसका संबंध किससे है, या फिर ये किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? कमेंट नहीं आ रहे प्यारे दोस्तों, कुछ कोई आइडिया तो बताओ। मैंने बता दिया मंडन था ये राणा कुंभा जो थे उनका प्रसिद्ध शिल्पी था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मंडन था ये आदमी कौन था, तो आप बताना ये आपका कौन था? प्रसिद्ध शिल्पी था महाराणा कुंभा का, ठीक है ना। महाराणा कुंभा का क्या था? प्रसिद्ध शिल्पी था। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित था, किससे संबंधित था? तो दोस्तों ध्यान रखना ये मूर्तिकला से संबंधित रहा है। किससे रहा है? मूर्तिकला से। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ध्यान रखना मूर्तिकला से संबंधित रहा है कौन? रूप मंडन, है ना। इसके और ग्रंथ है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो काफ़ी टाइम हो गया तो हम इसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गए और फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। आपका प्यार और स्नेह यूँ ही बना रहना चाहिए। आप सभी दोस्त जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जो लोग BSTC की तैयारी कर रहे हैं या PTT की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग अच्छे से आपकी तैयारी को जारी रखना और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम रोज़ ये GK की सीरीज लाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।